नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस नई पहल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस नई पहल को आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य यह है कि आपको दिन प्रतिदिन परीक्षा के लिहाज से अपडेट रखा जाए, ताकि आप अपने आगे आने वाले दिनों में, अपने आगे वाले एग्जाम्स में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। दोस्तों, इस नई पहल के माध्यम से हम आपको वर्तमान की हालिया घटनाएं और कुछ जीके से संबंधित प्रश्न मुहैया कराएंगे। दोस्तों, इस नई पहल से स्टूडेंट बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। दोस्तों, इस नई पहल को देखते हुए हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर है आपका तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन इसलिए चर्चा में है इस समय, क्योंकि यहाँ पे दो जो जो ताड़ वृक्ष है, जो कि इस टाइम पे क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज है, वो यहाँ तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला की कैपिटल है, वहां पर पाया गया है। दोस्तों, जो ताड़ का वृक्ष है, इससे पहले दक्षिणी अंडमान के हैरियट नेशनल पार्क में ही अभी तक देखा गया है। इस वजह से ये जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन चर्चा में है। दोस्तों, दक्षिणी अंडमान का हैरियट नेशनल पार्क याद रखिएगा। दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई। दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस हमारा करेक्ट ऑप्शन है 20 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार की विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है बी एंगेज्ड। वी एंगेज्ड। दोस्तों, इस नई थीम से हम लोगों ने आशा की है। दोस्तों, वर्तमान समय में जो पॉलिनेटर्स हैं, यानी कि जो पराग कण को इधर से उधर ले जाने वाले जो स्पीसीज हैं, वो इस टाइम पे मानव क्रियाओं के चलते बहुत खतरे में हैं। तो दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए दोस्तों हम लोगों ने विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया है। दोस्तों, पॉलिनेटर्स जो हैं, जो कि हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पॉलिनेटर्स लाइक जैसे कि तितली हुए, जैसे कि छिपकली है, जैसे कि बहुत छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, वो सारे पॉलिनेटर्स हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तीसरा। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका केरल, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। दोस्तों, तड़ोबा जो टाइगर रिजर्व है, वो दोस्तों आपके महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही होगा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री टैग दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 6 शहरों से संबंधित नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा, यहाँ पे नहीं पूछा है, यानी कि ऐसा ऐसा शहर बताना है जो इनसे संबंधित नहीं है, आपके 6 शहरों से। दोस्तों, हम लोग इन 6 शहरों के नाम हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला है आपका अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर है जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है।
दोस्तों आपका दूसरा है आपका इंदौर। तीसरा है दोस्तों राजकोट। इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट और सूरत ये दोनों अहमदाबाद में है, सॉरी गुजरात में है, अहमदाबाद नहीं। और नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर कर्नाटक में, और नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई। तो दोस्तों यहाँ पर इंदौर की चर्चा हुई, नवी मुंबई के अंबिकापुर, लेकिन जयपुर की नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 1816 में हुई सुगौली की संधि का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस अन्य देश के साथ संबंध है? दोस्तों ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बर्मा, ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों इस पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका नेपाल। दोस्तों 1816 में सुगौली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। दोस्तों हाल ही में चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में नेपाल ने एक मैप जारी किया है। उस मैप में उन्होंने बताया है कि जो काला पानी और जो लिम्पिया धुरा और जो लिपू लेक है वो नेपाल के हिस्सा है। दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच ये सीमा 1800 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों इस सुगौली संधि के माध्यम से तय हो गया था कि काली पानी की काली नदी और महाकाली नदी, इन दोनों के पश्चिम का एरिया भारत का होगा और पूर्वी एरिया नेपाल का होगा। दोस्तों हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे सैकटकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों मैं थोड़ा बेसिक बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस समिति को हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी द्वारा लाया गया था। दोस्तों इस समिति का जो जो अध्यक्ष थे वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट सेकटकर जी थे। दोस्तों उन्हीं की अध्यक्षता के चलते इस समिति का नाम सेकटकर समिति था। और दोस्तों ऑप्शन ए है आपका खेल और संरचना का निर्माण, पर्यावरण न्याय, सीमा पर ढांचागत संरचना, अंतर्राज्यीय जल विवाद। दोस्तों जो सेकटकर समिति है वो सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित है। दोस्तों अगला सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल कुल 5 परतों में विभाजित है। इस वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? दोस्तों हम लोग ये देखो सारी एक्टिविटी जो भी होती है ना, जहां हम लोग रहते हैं, बारिश होती है, हर चीज एक्टिविटी होती है, वो होती है क्षोभ मंडल में, जो कि पृथ्वी पर जहां हम लोग खड़े रहते हैं धरातल से लेके 13 किलोमीटर तक ऊपर आसमान की ओर है। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो सबसे अंतिम मंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बहिर्मंडल। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बहिर्मंडल। दोस्तों आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। सही बात है दोस्तों, जो वायुमंडल है वो इस तरह की घटनाओं से मुक्त होता है। ये सारी घटनाएं होती हैं आपके समताप मंडल, क्षोभ मंडल वाले एरिया में। दोस्तों जो आपके प्लेन उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। जो रेडियो एक्टिव रेस सक्रिय होती हैं, रेडियो वगैरह चलाए जाते हैं, तो इन सारी चीजें, रेडार वगैरह की चीजें भी समताप मंडल में ही आपकी काम करती हैं। दोस्तों
नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो है आयन मंडल समताप मंडल का ही एक। यस दोस्तों, समताप मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन आर 8 में हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। दोस्तों नमा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों नमा क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को लू कहते हैं। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? दोस्तों इस पवन को हम लोग लू कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका स्थायी पवन, ऑप्शन बी है स्थानीय पवन, ऑप्शन सी है व्यापारिक पवन, ऑप्शन आपका डी है मौसमी पवन। दोस्तों इन चीजों को हम लोग थोड़ा जानने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं हम लोग। जो दोस्तों पवन है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, स्थायी, मौसमी, स्थानीय। जो दोस्तों स्थायी पवन होती हैं उन्हीं को हम लोग व्यापारिक, पछुआ व पूर्वी पवनें भी कहते हैं। और जो दोस्तों मौसमी पवनें होती हैं, मौसमी पवनें क्या होती हैं, वो अक्सर अपनी दिशा परिवर्तन करती रहती हैं। और मौसमी पवनों को ही मानसूनी पवनें भी कहते हैं। और जो तीसरी होती है, जो स्थानीय पवनें होती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में गरजता चालीसा, चीखता साठा, ये इस तरह की आपकी हवाएं पवन चलती हैं। और बहुत जगह पे हैं, ऐसी चिनूक है, ये सारी स्थानीय पवनें कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये बहती हैं, चलती हैं। दोस्तों जैसे कि इंडिया, उत्तरी भारत में जो लू है, जो अभी वर्तमान समय में गर्मियों के दिनों में अभी चलेगी, और जैसे कि स्थल स्थल समीर, समुद्र समीर हुआ, तो ये दोस्तों ऐसा है कि ये पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर एरिया में चलती है, इसलिए इन पवनों को स्थानीय पवन बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। दोस्तों 10वें क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन से, या एक या तीन सही है, या दो या चार सही है, या एक या दो सही है, या फिर सारे सही है। दोस्तों वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। सीधी बात है, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर और वायुदाब एक दूसरे के अपोजिट है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे अधिक होता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर अधिक हो, सबसे अधिक वायुदाब होता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, तापमान उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में वायुदाब क्षेत्र बनता है और निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब बनता है। निम्न तापमान वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। दोस्तों तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके गलत हैं दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर और वायुदाब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि उच्च तापमान है, आपका उच्च तापमान है तो आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा, निम्न तापमान है तो आपका उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा। इसीलिए ऑप्शन आपके तीसरे और चौथे गलत हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों ऑप्शन ए है राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड। आपके चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान राजीव गांधी किसान न्याय, उनकी जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों
आज की करंट अफेयर्स पहल में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले आने वाले क्वेश्चनों के लिए आगे वाले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।